ना, मतलब आपका घर? जी जी जी, हम लखनऊ। में शुरू। Everyone could give me 2 minutes. हमारे साथ जो अभी साथी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम 2 मिनट में ये सेशन शुरू करेंगे, फेसबुक लाइव शुरू होते ही। ओके, थैंक यू सबिका फॉर पेशेंस। ठीक है, ओवर टू यू, आप शुरू कर सकते हैं। वी आर लाइव ऑन फेसबुक। हेलो एवरीवन, आदाब, सलाम। हमारा नाम सबिका है और हम अभी फिलहाल लखनऊ में हैं एट द मोमेंट। और हम कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो बेसिकली मतलब पोएट्री एक अकेला तरीका है हमारे पास सवाल उठाने का। सबके पास अलग अलग तरीके होते हैं। कोई गाने लिखकर, गाने गाकर सवाल उठाता है, कोई धरने देकर और अपनी स्पीचेस के जरिए से सवाल उठाता है, कोई अपने आर्ट पेंटिंग के जरिए से, कोई याचिकाओं के जरिए से आवाज उठाता है। लेकिन काफी वक्त जब हम बहुत छोटे से थे, मैं तभी से समझ में आ गया था, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो स्टेट हो, मुआशरा हो, समाज हो, हर एक से हम सवाल अपनी कविताओं के जरिए से कर सकते हैं। एंड आई कैन एक्चुअली आंसर द क्वेश्चंस टू मी इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। एंड दैट इज व्हाई कविताएं मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वेपन बन गई। तो हम बहुत छोटे से थे, हमारी अम्मा से एक बार हमने पूछा कि अम्मा हम कविताएं कब से लिख रहे हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं था सिंस व्हेन आई हैव बीन राइटिंग पोएट्री। आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ व्हेन आई रोट माय फर्स्ट पोएम। तो हमने अम्मा से पूछा अपनी कि भाई हम ने अपनी पहली कविता कब लिखी। तो उनको भी एग्जैक्ट डे नहीं आता, उन्हें बस ये पता था कि हम जब भी बहुत ज्यादा टेंशन में होते थे, छोटे से चले जाते थे अपने घर की छत पे। हमारे छत के घर पे मुंडेर नहीं थी, तो घर की छत पे चले जाते थे और टहल टहल के कुछ ना कुछ लिखा करते थे। एंड एवरीवन स्टार्टेड, हमने लिखना शुरू किया और लोगों ने उसे कविता कहना शुरू किया। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे वैसे हमें समाज की हकीकतों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, हाशिए पे खड़े होने का, यू नो, द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ मुस्लिम गर्ल, ऑफ अ यंग मुस्लिम वुमन कमिंग फ्रॉम नॉट जस्ट दैट काइंड ऑफ आइडेंटिटी बट ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द लोकल, जो हमारा लोकल था, द स्पेस दैट आई वाज कमिंग फ्रॉम, वो ओल्ड लखनऊ, वो पतली गलियां, वो लैक ऑफ सैनिटेशन, वो छोटे मोहल्ले जिसमें मोहब्बतें अलग थी, मेहनत और थी, बॉन्डिंग और रिश्ते बहुत ही खूबसूरत थे। बट उसके साथ साथ वी ऑल नो द काइंड ऑफ सिस्टमिक द सिस्टम दैट इज इन प्लेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हाशिए पे खड़े लोगों को और मार्जिन्स की तरफ पुश करता है। सो दैट्स समथिंग दैट आई केम फेस टू फेस, प्लस सारी मिसोजिनी। और ऑल्सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, Lucknow used to be like the seat of sectarian conflict. So वो सब बड़े होते होते बहुत देखा। आई एम लाइक द पोस्ट बाबरी चाइल्ड, बाबरी मस्जिद चाइल्ड। सो आई वाज born in like December 93। और ये कहानी सुनते हुए कि कैसे बयान नबे में बाबरी मस्जिद के कर्फ्यू के दौरान हमारे अम्मा अब्बा की शादी हुई थी और क्या तकलीफें और परेशानी। सो आई grew up with the trauma and the conversations that are our reality as a Muslim woman in this country. And जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, वैसे वैसे कविताएं और ज्यादा लिखने लगे। कॉलेज में आए तो तमाम उन चीजों पे जिस पे हम पहले ही सवाल उठाते थे, उनके लिए फैंसी फैंसी अल्फाज सीखना शुरू किए। But there was a time when I realized that
2015-16 की बात है कि आई रियलाइज्ड कि जो हमारी कविताएं हैं वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही हैं, हमें टॉक्स देने के लिए बुलाया जा रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, मगर मेरी कविताओं का असल मकसद क्या है? I don't want my poetry, my poems to be, just written in books and be on the shelves of an old dusty library जिसका समाज से कोई मतलब समाज से कम लेना देना है, जिसको हर कोई पढ़ नहीं रहा है। मेरी कविताओं का मकसद इनकलाब था, मेरी कविताओं का मकसद सवाल उठाना था, मेरी कविताओं का मकसद उन सवालों का जवाब देना था जो हमसे बार बार पूछे जा रहे थे। एंड व्हेन केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग्स इन इंडिया केप्ट ग्रोइंग, रोज ऐसा होता था कि आए दिन एक रोज खबर, मतलब पिछले 20-25 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है जब किसी दलित या मुसलमान की मॉब लिंचिंग की खबर ना आई हो, जब मॉब वायलेंस के बारे में हमें पता ना चला हो। तो ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ने लगे एंड स्टार्टेड हिटिंग मी अस वेरी क्लोज होम। मतलब हमें याद है, मैं एक बार अपने अब्बा के साथ ट्रेन से लौट रहे थे और वो बनारस प्रतापगढ़ वाली ट्रेन थी, और हमारे अब्बा काफी कई बार पॉलिटिकल बातें करते हैं और सवाल उठाते हैं, तो बस एक सेकंड के लिए हमारी आंख लगी थी, और उसी वही टाइम था जब जुनैद को रेलवे कंपार्टमेंट में भीड़ ने मार डाला था। और आज वो वक्त है हमारे मुल्क में कि उसके मारने वालों को वो किया जाता है, सम्मानित किया जा रहा है अलग अलग सभाओं में। तो जब ये सब, और एक 5 मिनट के लिए हमारी आंख लगी होगी और हम चौंक के उठ गए और हमें हमारे अब्बा नजर नहीं आए, एंड I was so scared that I kept calling him again and again. तो the whole idea then became कि एक तो जो सड़कें और जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं वो खाली एबल बॉडीड, अपर कास्ट, मिडिल एज्ड आदमियों के लिए ही बनी होती हैं। मतलब इट फील्स एज इफ सड़कें औरतों के लिए नहीं बनी है, सड़कें मजदूरों के लिए नहीं बनी है, सड़कें दलितों के लिए नहीं बनी, सड़कें हाशिए पे खड़े किसी इंसान के लिए नहीं बनी है। दोस पब्लिक स्पेसेस रिप्रेजेंट वो सारे मार्जिनलाइजेशन, वो सारा जुल्म सितम जो हम लोगों के साथ होता आया है। और एज अ वुमन हु हैज लिव्ड इन हॉस्टल्स, उसके रूल्स और रेगुलेशंस, तमाम चीजें जो कि सब सब फांसीवाद और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। जुल्म के जितने भी फॉर्म है, चाहे वो फांसीवाद हो, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, चाहे वो मर्द परस्ती हो, पितृसत्ता हो, जुल्म के जितने भी जातिवाद हो, ये जुल्म के सारे फॉर्म्स ना बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं, ये सब अपना हाथ थामे खड़े रहे हैं। तो जो फांसीवादी होता है वो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो वो मिसोजिनिस्ट और कम्युनल और कास्टिस्ट भी अल्टीमेटली होता ही है। मतलब those things you will easily see. तो ये रियलाइज हुआ हमें कि अब एज एन औरत हमारे लिए सड़क सेफ नहीं है, एज अ मुसलमान हमारे लिए सड़क सेफ नहीं है, अगर आप दलित हैं आपके लिए सड़क सेफ नहीं है। तो बस हमें ये लगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, हाउ डू आई सबवर्ट द नैरेटिव ऑफ हेट जो कि गली चौराहे और बाजारों में फैल गया है। मेरा दिल ये था कि दूसरों ने मदद क्यों नहीं की, वो लोग कौन थे जो खड़े होकर देख रहे थे, जिन्होंने इंटरवीन नहीं किया, हम कैसे ये बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो बस ना हमने आओ देखा और ना ताव देखा और चले गए सड़कों के ऊपर अपनी कविताएं करने के लिए, बिकॉज आई थॉट एंड आई कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, ये हम रिपीट कर रहे हैं कि उन जगहों पे जहाँ पे लोग नफरतें फैला सकते हैं, वहां पे हम अपनी कविताओं के जरिए से, अपने गानों के जरिए से, अपनी बात के जरिए से अपने हक की बात क्यों नहीं रख सकते, मोहब्बत क्यों नहीं फैला सकते। द स्पेसेस व्हिच दे हैव रेंडर्ड full of hate, we must and we should use the same space to reclaim the narrative of love, to reclaim relationships, to reclaim the conversation around rights. तो फिर हम चले गए, हमें लगा, पहले तो डर लगा, हमें लगा कि अभी ऑनलाइन कोई कविता लिख देते हैं तो पीछे से मैसेज रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट और तमाम चीजें आने लगती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमें लगा कि अगर हम सड़क पे करेंगे तो एक आध थप्पड़ तो पड़ेगा ही, मतलब कोई तो मेरा गरेबान घसीटेगा और कहेगा बेटा आप यहाँ पे क्या कर रही हो, ये कौन सी बातें करने आ गई हैं आप यहाँ पे, हमें नहीं सुनना, हमें इसके बारे में कुछ नहीं सुनना, हमें नहीं जानना कि आपके ऊपर क्या जुल्म हुआ है, हमें नहीं जानना कि किस तरीके से औरतें अब्यूज को सर्वाइव करती हैं, या किस तरीके से ग्रुप्स रोज के रोज लड़ाई कर रहे हैं, या किस तरीके से दलित और मुसलमानों को मार डाला जा रहा है, या उनका सिस्टमिक ऑपरेशन होना है, नहीं सुनना। हमें लगता है कोई मारे पीटेगा जरूर हमें, लेकिन हमें लगा कि जब हाशिए पे खड़े होते हैं ना, यू हैव नो अदर चॉइस,
as a Muslim right now in India, you have no other choice but to be political, but to raise your voice, and there are very less choices that we have. तो हमें लगा कि बस शुरू हो जाते हैं हम अपने मोहब्बत के किस्से सुनाना, खड़े हो गए हम। एक अकेले पहले कविता करना मेट्रो स्टेशन पे शुरू किया। एक कवि को क्या चाहिए? एक अच्छी ऑडियंस, लोग आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, 100 लोग, हाँ, मतलब अब हम कविता सड़क पे खड़े होके बोल रहे हैं तो, और लोग सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने सवाल भी उठाए कि भाई यहाँ कैसे, क्यों। कुछ लोग ऐसे भी आए जिनको बड़ा मजा आया, पालती मार के बैठ गए कि भाई अब हम पूरा ही सुन के जाएंगे। और कुछ लोग चाहे आपकी मोहब्बत की बात सुनने ना आए, लेकिन इसलिए आ जाते हैं चलो कहीं नौटंकी हो रही है हम बैठ ही जाए यहाँ पे। मतलब जहाँ पे भी कुछ लोग भीड़ जमा देख के आ जाते हैं कि भाई चलो यहाँ 20-25 लोग खड़े हुए हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई ऑल दीज पीपल हैव गैदर्ड हियर, हम भी देखें क्या हुआ बहन, चलो। तो वो भी हो जाता है। ऑल्सो जब आप सड़क और पब्लिक स्पेसेस में परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत नाना प्रकार की होती है। इट्स नॉट अ मोनोलिथिक ऑडियंस। जैसे कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के ऑडियंस में यूनिवर्सिटी के उसमें हॉल में बैठ के कोई टॉक दे रहे हो किसी कविता के बारे में और उसके बड़े बड़े एकेडमिक टर्म्स यूज कर रहे हो, तो बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन सड़क के ऊपर जब परफॉर्म करना शुरू किया तो हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग, मेहनत कश लोग, बिजनेस ओनर्स, हर तरीके के, मतलब यू टेक द नेम एंड एवरीवन हु स्टेप्स आउट ऑन द रोड इज रेडी टू कम एंड लिसन टू यू। और हमें ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि जब ऑडियंस आपकी लंबी लंबी बातों से बोर होने लगे तो एक कविता सुना देनी चाहिए। तो इससे चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। एंड बिकॉज बोलने से ज्यादा कविताओं में शायद, तो आई ऑल्सो, क्योंकि हम सड़क पे पढ़ रहे थे इसलिए हमने मुश्किल अल्फाज, सखील अल्फाज, डिफिकल्ट वर्ड्स अपनी कविताओं में यूज करना छोड़ दिए। और उसकी वजह से उर्दू, क्योंकि हम उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सबको मिला मिला के लिखते और बोलते हैं, तो हुआ यूं कि मर्दाने खिरदमंद यानी ओल्ड वाइज मैन ऑफ उर्दू पोइट्री को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि मियाँ इन्होंने तो ना रदीफ मिलाया ना काफिया मिलाया, ना उस मीटर में कविता लिखी जिसमें लिखी जानी चाहिए थी। तो हमने कहा कि भाई हम मुशायरे के स्टेज या कवि सम्मेलन में तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारी कविता तो इनकलाब के लिए, सवाल उठाने के लिए, तो हम सड़क पे पढ़ रहे हैं। तो ये कविता हमने इस बात पे लिखी थी कि कैसे पूरे दिन जो है उसमें हर वक्त औरत बाहर नहीं रह सकती, और इतना अनसेफ है पब्लिक स्पेसेस हमारे लिए। उसके ऊपर हमने कविता लिखी थी। और क्योंकि हम ऐसी औरतों के साथ भी जुड़े हुए थे जो सवाल उठा रही थी हॉस्टल के कर्फ्यू टाइमिंग्स के ऊपर, और सवाल उठा रही थी पूरे इस सिक्योरिटी और स्क्रूटनी के सिस्टम पे जो लड़कियों को यूनिवर्सिटी स्पेसेस में फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो इस कविता का नाम है पिंजरा तोड़। आज हम अपनी बेशर्मी की बातें करेंगे। आज हम ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग म्यूट कर दे जो लोग नए जुड़े हैं अभी। हमें लगा कोई सवाल पूछे और हम इधर, हाँ जी ठीक है। आई थिंक आप लोग, हम आधे घंटे ही बोलेंगे, 5 बजे के बाद आप लोग सवाल पूछेगा और हम जवाब देंगे। तो ये कविता है पिंजरा तोड़। आज हम अपनी बेशर्मी की बातें करेंगे, हमारी बेशर्मी, उन हजारों औरतों की बेशर्मी जिनके पिंजड़ों के ताले दिन ब दिन और कसते जाते हैं। तुम वो कि जिसने मेरी गर्दन पे लगे फंदे और भी कस दिए, तुम वो कि जिसने आजाद देश में बिन बताए मेरी आजादी ले ली, तुम वो कि जिसने रातों को खुद के नाम लिख लिया और हमें बेदखल कर दिया उस जायदाद से, सितारों से भरे गहरे नीले थाल का जरा सा हिस्सा भी हमें ना दिया, और जब मैंने मांगा तो इज्जत और सुरक्षा के अनोखे पाठ पढ़ाए, जब खुद छीना तो कभी कभी घर लौट ना पाए। तुम वो कि जिसने पैरों में जंजीर लगा दी, सभ्यता, संस्कृति, मजहब की दीवारें उठा दी, तुम वो कि जिसका पहरा है और जहनी रंग गहरा है, नजरों को हमसे फेरा है चौखट पे मेरी अब तो लक्ष्मण रेखा का सुरक्षा बलों का डेरा है। तुम वो जो जोर लगाते हो, हथकंडे नए अपनाते हो, आवाज हमारी दबाते हो, और तुम्हें लगा कि हम खामोशी से साल दर साल, सदी दर सदी, दरसगाह दर दरसगाह, मोहल्ला दर मोहल्ला, मुल्क दर मुल्क, राष्ट्र दर राष्ट्र तुम्हारी जंजीरों को मानिंदे जेवर पहनेंगे, तुम्हारी रस्सी को हार समझकर सज लेंगे,
जबानों पे लगे तालों पर होठ की लाली अक्स करेगी और हम औरत तुम्हारी पितृ सत्ता का रक्स करेगी। नहीं नहीं नहीं, तारीख में ऐसी तारीखें बार बार आई हैं, तारीख में ऐसी तारीखें बार बार आई हैं जब औरत ने बिजलियां गिराई हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे दिलो जिन्स पे नहीं, तुम्हारी मर्द परस्ती पर, तुम्हारे सुरक्षित पिलों पर, तुम्हारी मबाशरत के पैमानों पर, तुम्हारे इज्जत व इस्मत के लंबे दरख्तों पर हमने कुफ्ल भी तोड़े हैं, पिंजड़े की सलाखें मोड़ी हैं, और हर रोज यही जहद जारी है। फिर एक एक खंजर को हम कलम बना लेंगे, रस्सी का घुंघरू बांध के हम सड़कों पे, स्कूलों में, घरों में, किताब घरों में, दुनिया के चप्पे चप्पे में एक नया नाच दिखलाएंगे। और फिर तुम वो होगे, तुम वो होगे जो मेरे बॉडीगार्ड की नौकरी छूटने के बाद बेरोजगार, तुम वो होगे, सॉरी सॉरी दुनिया के चप्पे चप्पे में एक नया नाच दिखलाएंगे। और फिर तुम वो होगे जो नुक्कड़ पे बैठकर मेरी बेशर्मी के तस्करे करते रह जाओगे, मेरा किरदार मेरे कपड़ों से मापते रह जाओगे, मेरे बॉडीगार्ड की नौकरी छूटने के बाद तुम बेरोजगार हो जाओगे। अब तुम बैठो नुक्कड़ पर अपने मर्दानगी और मर्द परस्ती के आरामदेह स्टूलों पर, थोड़ी देर में वहां तुम्हारे ब्रो ब्रिगेड के मेंबर्स आएंगे जो पितृ सत्ता के जख्म पर इज्जत का मरहम लगाएंगे। और हमारा क्या है, हम तो गुनाहगार बेशरम डायन औरतें हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो बेशरम गुनाहगार डायन औरतें हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे, पिंजड़े तोड़े जाएंगे और रात निगलते जाएंगे। फिर चांद हमारे माथे पर बिंदी बनकर चमकेगा, फिर चांद हमारे माथे पर बिंदी बनकर चमकेगा। तो ये कविता हमने सड़क पे पढ़ी, और इसके अलावा भी कई कविताएं थी जो हमने सड़क के ऊपर पढ़ी और सवाल उठाए, इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, वो देशवासी है, मतलब एक दिल में ये था कि शायद हम जो आम लोग हैं, जो सड़क चलते हुए लोग हैं, चाहे डिसीजन मेकर्स को हम चाहे ना बदल सके, कुर्सी पे बैठे नफरत फैलाने वालों को हम चाहे ना बदल सके, हमारी उतनी पहुंच नहीं है, हमारी उतनी रीच, हमारा उतना इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन जो हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि घर जलाने वाले वो नहीं होते हैं जो कुर्सियों पे बैठे होते हैं, घर जलाने वाले वो होते हैं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आम लोग होते हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो जुल्म करने वाले, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले वो लोग हैं जो हमारे आसपास बैठे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक एक करके एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ता चलते लोगों को रोक के मोहब्बत की दावत दे। जब नफरत की दावतों के लिए बड़े बड़े जलसे हो सकते हैं, तो मोहब्बत की दावतों के लिए क्यों नहीं, हक परस्ती की दावत के लिए क्यों नहीं, इनकलाब की दावत के लिए क्यों नहीं, रेजिस्टेंस और धरनों की दावत के लिए क्यों नहीं। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग वो हाथ एक दूसरे का पकड़े। और हमें लगा कि जैसे इतने सारे लोग मर रहे थे, नेशनल मीडिया उन्हें कवर नहीं कर रहा था, तो ईद का दिन आया, हमें याद है जब ईद का रोज आया, और ईद के बस एक दिन पहले एक मुसलमान, 18 साल के मुसलमान लड़के की लिंचिंग की खबर आई थी। और कई बार ऐसा होता है कि जो अशरफ मुसलमान होंगे, उनको शायद, जो अपने घर में हैं, जो एक पर्टिकुलर मतलब प्रिविलेज के साथ आते हैं, मे बी वो थोड़े से उस टाइम पे शुरू में 2014-15 के आसपास शायद वो फिर भी थोड़े से खामोश हो, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे पसमानदा मुसलमान है, जो रिसीविंग एंड पे पसमानदा मुसलमान है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में एक हकीकत से सामना कर रहे हैं जुल्म की। तो ईद के एक दिन पहले इसकी खबर आई थी, और तब हमने ये और उस दिन बारिश भी बहुत हुई थी, तो ये वाली हमने पहली नज्म जो हमने सड़क पे पढ़ी वो ये थी, और वो कुछ ऐसे थी। और ट्रिगर वार्निंग खैर क्या ही दे, मगर पहले से बताए दे रहे हैं कि इस कविता में खून का जिक्र है और इस कविता में वायलेंस का जिक्र है। तो just in case, I'll give everyone 30 seconds if you want to mute me, etc. just to, because उसमें violence का जिक्र है, और if you get triggered, मतलब 10 सेकंड।
तो ये नज्म है इस बार की ईद। आज सुबह से आसमान रो रहा है, एक नाकामयाब कोशिश में लगा है कि सड़क पर फैले लहू के दाग धुल जाएं उसके आंसुओं से, या फिर कोशिश कर रहा है कि कैसे सड़कों पे लिखे गए नए संविधान, नए प्रियम्बल की स्याही को नालियों में बहाकर फना कर दे। वो स्याही जिसमें साफ साफ लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण पूंजीवादी, सांप्रदायिक और लिंच गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त अल्पसंख्यकों और पसमानदा तबकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय, न विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, न खुद की मर्जी से खाने और न उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में एक जुल्म की भावना और इमेजिन्ड अखंडता सुनिश्चित करने वाली नफरत और जुल्म बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। हमारे प्यारे प्यारे देश ने हमें ईद ही दी है, क्या खूब तोहफे मिले हैं इस साल। हर कोई हमारे घर की कुंडी खटखटाता गया और ईदी देता गया। दादरी के लोगों ने अखलाक का बहता खून भेजा, उधमपुर ने जाहिद रसूल की चितरी लाश, असम से आई रियाजुद्दीन के बेजान बदन की सौगात पहलू खान का रुस्वा बदन नलवर ने भेजा है, बुलंदशहर ने गुलाम मोहम्मद को मौत के घाट उतारा है, मुन्ना अंसारी को नोचा झारखंड में और जामे मोहब्बत पिलाया जुनैद को रेलवे कंपार्टमेंट में। जब जब तुम्हारे हाथ हमारी तरफ बढ़े हैं, तुमने इंसान नहीं इंसानियत को नोचा है, तुमने नर्म रुखे मोहब्बत को उंगलियों से खरोचा है। मेरे बदन में अपने जहरीले नाखूनों को धास कर खुद के और बनी आदम के जमीर को बेचा है। नहीं, अब ना ही हम तुम्हारे शानों को झंझोड़ेंगे, ना ही तुमको इंसानियत, उनसियत, इश्क और मोहब्बत के फलसफे सुनाएंगे। नहीं, अब ना ही हम तुम्हारे शानों को झंझोड़ेंगे, ना ही तुमको इंसानियत, उनसियत, इश्क और मोहब्बत के फलसफे सुनाएंगे। क्या फायदा? तुम्हारे लिए इंसान की सांस से ज्यादा कुछ और मायने रखती है। तुम्हारी नजरों में हमारी जिंदगियां सरे बाजार लटकती हैं। तुमने शायद ये सोचा होगा कि हम नफरत का जवाब नफरत से देंगे, डर जाएंगे। मुसलमान बनने की होड़ में जुट अच्छे मुसलमान बनने की होड़ में जुट जाएंगे, डर में ही सही, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। डरों को कुव्वते गोयाई देंगे, क्योंकि मोहब्बत की नज़में सुनाना जरूरी है, अमन के गाने गाना जरूरी है, अन्याय, जुल्म, जबर, खून खराबे के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। तुमने ये सोचा होगा कि हम नफरत का जवाब नफरत से देंगे, डर जाएंगे, गुड मुस्लिम बनने की होड़ में जुट जाएंगे, डर में ही सही, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। डरों को कुव्वते गोयाई देंगे, क्योंकि मोहब्बत की नज़में सुनाना जरूरी है, अमन के गाने गाना जरूरी है, अन्याय, जुल्म, जबर, खून खराबे के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, हंसी मजाक करना जरूरी है, भाई ईद मनाना जरूरी है। मगर अब हमारे ये उरियां लाशें पामाल रौंदे हुए सरे राह यूं ही पड़े हुए अब आपकी नफरतों के किस्से एक एक को सुनाएंगे। वो नफरतें जिसमें मेरा खून भी है, मेरा नाम भी है, तुम्हारा भी, जिसके भागीदार हम भी हैं और तुम भी, जिसमें हाथ लाल मेरे भी हैं, तुम्हारे भी, इसके भी और उसके भी, मिसले हुसैन हमारा सर, नो के सिना पर जुल्मतों के खिलाफ आवाज हमारी, नाले गिले आंसू हमारे कभी इस टुकड़े से होंगे बुलंद, कभी उस टुकड़े से होंगे बुलंद। ए जबरो सितम करने वालों तेरी गलियों तलक चौबार तलक, ए जबरो सितम करने वालों तेरी गलियों तलक चौबार तलक। अरे उठ के देखो आ गई है यलगार हमारी सब चौराहे बाजार तलक। इस जुल्म में जो खामोश रहे, इस जुल्म में जो खामोश रहे, जालिम भी वही, कातिल भी वही, जो अपना दामन झाड़ना चाहे, इस जुल्म सितम में शामिल भी वही, शामिल भी वही। थैंक यू सबिका, बहुत ही पावरफुल ये जो नज़्म आपने कही, और एक और बार हमें वो मतलब हम सभी को ये कॉल से और प्रेरणा देता है कि हमें ये आवाज़ उठानी ज़रूरी है और ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, यकीनन। और मतलब ये फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि इन सब के बाद तमाम मूवमेंट्स और के बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब बहुत ज़रूरी हो गया
सड़कों पे आना। और हमने देखा वो एंटी सीए एनआरसी मूवमेंट के दौरान कितने सारे औरतें, खासकर स्टूडेंट्स और औरतों ने सड़कों के ऊपर आकर अलग अलग तरीके से, मतलब द यंग जनरेशन हैज रियली कम फॉरवर्ड टू यूज मल्टीपल फॉर्म्स। अगर आप देखें तो एनआरसी और सीए मूवमेंट के, एंटी एनआरसी सीए मूवमेंट के दौरान ग्राफिटीज हुई, लोगों ने अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स बनाए, नए नए तरीके अपनाए, सोशल मीडिया मूवमेंट्स हुए, नए नए तरीके अपनाए अपनी बात को आगे रखने के लिए, अपने विरोध को सेलिब्रेट करने के लिए, इस रेजिस्टेंस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को असर्ट करने के लिए कितने सारे नए नए रैपर्स आए जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को अपने गानों में आर्टिकुलेट किया। और ये यंग जनरेशन यूज करती जा रही है, मतलब मल्टीमीडिया हो, चाहे वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ आर्ट हो, उन सब चीजों को यूज करके और कोलैबोरेट करके नई नई चीजें भी इजाद कर रही है, बना रही है, to counter the spread of fascism and hatred that we are seeing around us, and not just in India। यकीन सही बात मानों में बताएं तो ये जो पूरी लहर है नफरत और जुल्म की, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, और ना ही जुल्म कोई नया होता है, बस जालिम बदल जाता है और फॉर्म और तवील होता जाता है और नए तरीके का होता जाता है। और पूरी कायनात में इस वक्त जुल्म की जो लहर दौड़ी हुई है वो हम लोग के सामने है। और हर जगह लोग, हर जगह की जो यंगर जनरेशन, जैसे आप फिलिस्तीन में भी अभी देख लें, जो फिलिस्तीन से तस्वीरें आ रही हैं, यू वुड सी रियली यंग पीपल, रियली यंग बॉयज एंड गर्ल्स with smiling faces getting arrested, questioning, still doing their journalism। चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ में यंग आदिवासी मूवमेंट को देख लीजिए, किस तरीके से गानों का इस्तेमाल हो रहा है अपनी बातों को, अपने मुद्दों को आगे रखने के लिए। तो कविताओं का इस्तेमाल हो रहा है, पोस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, इनफैक्ट कॉमिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो जालिम है ना, वो इस क्रिएटिविटी से सबसे ज्यादा खौफ खाता है, क्योंकि वो क्रिएट नहीं कर सकते, वो इनोवेटिव नहीं है। उनका इनोवेशन सिर्फ इस बात तक महदूद है कि वो कैसे नए तरीके से नई धारा लगा सके किसी एक्टिविस्ट के ऊपर, किस तरीके से वो किसको जेल में डाल सके, किस तरीके से वो नए पॉलिसीज ले आए जुल्म करने के लिए। इनोवेशन हमारे पास है, टू बी क्रिएटिव, टू बी इनोवेटिव, टू क्रिएट ब्यूटी इन दिस स्पेस, वो हमारे पास है। टू क्रिएट हार्ट्स लार्ज इनफ टू होल्ड ग्रीफ, वो हमारे पास है। और उसके ऊपर भी एक कविता हमने लिखी थी, और वो तब लिखी थी कि जब एक बार ऐसा हुआ था कि हमारी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बवाला हो गया था। और कुछ छात्र नेता आके उन्होंने, क्योंकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एज फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट करके एक कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें लोगों को अच्छा नहीं लग रही थी ये बातें, तो पत्थर बरसाए गए, मारा पीटा गया, खूब खून खराबा हुआ। तो उसके ऊपर हमने कविता लिखी थी। कविता क्या थी, बस स्लोगन्स को मिला के लिख दी थी वो, और ये कलेक्टिव, मतलब ये कई स्लोगन्स जो हमने सुने थे उनको इस कविता में डाला हुआ है। तो ये ओरिजिनल तो इसको क्या ही बोलेंगे, बट ये कुछ ऐसे थी कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई, हमको सजा दी बात की, वाद विवाद की, ऐसा क्या गुनाह किया जो पिट गए, हाँ पिट गए हम, देश समाज स्टेट और झूठे राष्ट्रवादियों के हाथों पिट गए, पत्थर से मारा, बोतल से पीटा, गुरु शिष्य की परंपरा को ताक पे रख के बंद जहन के खंजर से वारा, फिर बेतर्क मुद्दों और इल्जामों से मारा। खैर गुनाह भी हमारा बड़ा था, हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा था जिसमें अपने जैसे देशद्रोहियों को इनवाइट करा था। वो देशद्रोही जो जुल्म दिखावे, जगह जगह पे बढ़ता जोर बतावे, फिर सुन के आजादी का नारा आ गए सेल्फ प्रोक्लेम्ड सन्स ऑफ भारत माता, लगाने लगे ऊंचे नारे, फुल फरवर में थे सारे के सारे, भारत माता की जय, तेरे कपड़े सब उतारूंगा, भारत माता की जय, आजादी मैं दिलवाऊंगा, भारत माता की जय, मैं गंदी गाली सुनाऊंगा, मेरे दर्स गाओ देश के प्यारे गुंडों, ये दादागिरी डोले शोले तुम ही रखो, तुम ही रखो, हर हर मोदी गोली वोली तुम ही रखो, तुम ही रखो, पत्थर लाठी घूसे वूसे तुम ही रखो रखो, तुम ही रखो, लंबी मुछड़ी नेता की पुछड़ी तुम ही रखो, तुम ही रखो, देशद्रोह के सुंदर तमगे तुम ही रखो, तुम ही रखो, कान लगाकर सुन लो गूंज
बढ़ते हमारे कदमों की आओ, देख जाओ उत्तेजित भीड़ हमारे धरनों की, ये बैरिकेड्स जल्द उठ जाएंगे, हम अमन के नगमे गाएंगे और तुमको ये बतलाएंगे कि आपके लगाए एक एक तालों में अपने जबान की चाबी रख देंगे यार, फिर खुल्लम खुल्ला करेंगे प्यार और पॉलिटिक्स, और खुल्लम खुल्ला सेमिनार, रिक्लेम यूनिवर्सिटी, सड़क बाजार करेंगे, जुल्म जबर को बाय बाय कहेंगे। एज इट इज यू लैक इनोवेशन, हम नए नारे इजाद करेंगे, तुम नफरत नफरत गाए जाओ, हम प्यार और आजादी दरियाफ्त करेंगे। अरे खुश रहने की आजादी, फिर इश्क करने की आजादी, वो मीठी मीठी आजादी, वो ईंटे पत्थर लाठी नहीं, वाद विवाद की आजादी, अरे मैस्कुलिन पॉलिटिक्स से आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, हम हंस के लेंगे आजादी, अरे बोल के लेंगे आजादी, हम गा के लेंगे आजादी और नाच के लेंगे आजादी। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि हम अपने ख्वाब की बनाएंगे देश, दुनिया और यूनिवर्सिटी। सो गो एंड हाइड योर 56 इंच की छाती, नो लॉन्गर वेस्ट योर एनर्जी एंड स्टॉप बीइंग so damn creepy, lousy, oh so masculine, nosy and fasadi। तो इनोवेशन जो है हमने बहुत जल्दी सीख लिया था, वो हमारे पास है। और इसी वजह से हम लोग ने अपनी कविताएं की, हम लोग ने सेलिब्रेट किया अपना प्रतिरोध, क्योंकि हम अपनी असर्शन को, अपने वजूद के असर्शन को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अब आ गया पैंडेमिक, और जब आ गया पैंडेमिक तो हम कहाँ सड़कों के ऊपर जाके अगर हम कविताएं पढ़ते, तो मेरी पीठ पर और नील के निशान होते पुलिस की लाठियों के। द वे द fascist police has continuously targeted Mazdoor, has continuously targeted daily workers and beaten them up brutally during this lockdown has been the worst, I think, for the police themselves. And तो खैर हमने फिर अपनी एक दोस्त है जो कि फेयरलेस कलेक्टिव का हिस्सा है, हम लोग ने साथ मिलके टच नाम के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और हम लोगों ने उसके चलते हुए पोएट्री के म्यूरल्स बनाना शुरू किए। लखनऊ में, जयपुर में हम लोगों ने म्यूरल्स के साथ साथ बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर कविताएं लिखी, और कविताएं लिखी। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब हम कविता पढ़ते हैं तो जब तक, जितनी देर तक हम वहां पे हैं, बस तभी तक वो कविता रहती है, तभी तक वो परफॉर्मेंस रहता है, तभी तक वो बातचीत की स्पेस रहती है। हम एक बार चले जाते हैं तो फिर वो चौराहा वापस रिज्यूम हो जाता है, वो चौराहा वापस, जैसे ही उसके ऊपर गाड़ियां चलने लगेंगी, कोई मेरी कविताओं को बार बार वहां नहीं पढ़ेगा। तो हमने सोचा एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस बात का, हमने सोचा लिखना एक परमानेंट सोल्यूशन है, दीवार पे कविताएं। तो बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर हमने कविताओं को लिखना शुरू कर दिया। लखनऊ में जो हमने म्यूरल बनाया चौक में, मेडिकल कॉलेज के पास एक बड़ा सा म्यूरल बना है, वो मुसलमान औरतों के लिए बना हुआ है, और उस म्यूरल का टाइटल है जो मैं चाहूँ जिसको चाहूँ जैसे चाहूँ, और उर्दू में लिखा है। खासकर उस टाइम पे जब उर्दू जबान को एक मजहब से जोड़ के उसको, उसका वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं एक बड़ी सी दीवार पे सोचा, उर्दू में कविताएं लिखी, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल डिजायर्स का असर्शन मुसलमान औरतों का, वो उस म्यूरल में किया। जयपुर में LGBTQ प्लस कम्युनिटी के साथ काम करके वो कॉन्वर्सेशन शुरू की। उसका उसका टाइटल है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत, और उसमें लोगों ने अपनी मोहब्बत की कहानियां लिखी हैं। तो एक बड़ा सा म्यूरल है, और उसके नीचे वो बनाए हुए हैं, ताख बनाई हुई है, और सब ने लोगों ने अपने राह चलते लोगों ने, हम लोगों ने नहीं, राह चलते लोगों ने एक कविताएं अपनी अपनी वो लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, अपने प्यार की कहानियां लिखी हैं, प्रेम कथाएं लिखी हैं। और उसमें उसमें एक कविता लिखी है जिसका जो कुछ ऐसे कि आओ चले मोहब्बत के, आओ चले और बनाए, आओ चले मोहब्बत के नए जहानों के ऊपर, जहां आओ चले नए जहानों की जानिब, जहां आसमान पे मोहब्बत लिखी हुई है। कुछ इस तरीके से है, इट्स अबाउट अ फ्यूचर। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमें ये बात याद रखनी है कि हम सिर्फ रिजिस्ट करने के लिए आर्ट नहीं क्रिएट करते, नहीं, हम सिर्फ सवाल उठाने के लिए आर्ट क्रिएट नहीं करते हैं, किसी पॉलिसी को या किसी बिल या किसी लॉ के अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाने के, सिर्फ आवाज उठाने के लिए आर्ट नहीं क्रिएट करते। वी ऑल्सो क्रिएट आर्ट टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव। खाली हम सवाल नहीं उठाना चाहते, हम उसके बदले में क्या चाहते हैं वो बताने के लिए हम आवाज उठाते हैं। हम सिर्फ इसलिए आवाज नहीं उठाते हैं कि हम सिटीजनशिप बिल के खिलाफ हैं, बेशक हैं, लेकिन
अगर ये नहीं तो उसके बदले में हमें क्या चाहिए? एक ऐसा मुल्क जिसके which has opened its arms to everyone, जहाँ पे मोहब्बतें हों, जहाँ पे मजहब के नाम पे भेदभाव ना हो, जहाँ पे हर एक को बराबर का हक मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, एक वेलफेयर स्टेट हो। तो हम अपने आर्ट के जरिए से सवालों के साथ साथ, इनकलाब के साथ साथ ख्वाब भी बनाना चाहते हैं। हमारी आर्ट ख्वाब का काम करती है कि आगे क्या होगा, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट वी वांट, हम एक नई दुनिया में क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट इन द न्यू वर्ल्ड दैट वी क्रेव फॉर, जो हम दिलो जान से चाहते हैं जिस दुनिया को। तो वो एक चीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा काम हमारी आर्ट का ये भी होता है कि हम अपने ग्रीफ को, कई बार ऐसा होता है एज activists, as people who work in the social space, who continuously are, you know, exposed to trauma and pain, hamari art is also that space to express our grief. And I really want to talk about grief. जो दुख, जो आंसू हैं, उसको साथ लेके बैठना भी हमारी आर्ट का काम है। एंड आई यूज क्राइंग एंड ग्रीफ अ लॉट एज फॉडर, एज मोटिवेशन टू राइट माई पोएट्री। मेरी हर कविता गम से निकली हुई कविता है। वो दिल टूटने का गम नहीं, बल्कि याचिकाओं को लिखने का गम, धरनों पे बैठने का गम, अपने दोस्तों को जेल में देखने का गम, अपने खूबसूरत मुल्क को की में जो मोहब्बतें हैं उसको बर्बाद होता देखने का गम। तो that kind, the pain of loss and grief of an entire country crumbling down under the weight of hatred, उसको क्रिएट करने के लिए हम वो बात करते हैं, गम की बात करते हैं। मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जो कि टॉयलेट्स हैं, जो पब्लिक शौचालय हैं जिनके ऊपर ग्राफिटी होती है, उसका इस्तेमाल करने का है और उसके ऊपर मोहब्बत की कविताएं लिखने का है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ यंग पीपल जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अस इन दिस, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज। और अब हम बोल बोल के थक गए हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमसे पूछ ले प्लीज। हाँ जी, तो सबिका, सबिका जी 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 बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई कांट हियर यू। आई थिंक संभावना ट्रस्ट से, संभावना इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं। अगर किसी को हमसे कोई सवाल पूछना है तो वो आप प्लीज मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या तब तक हम एक कविता सुना दें जो आप लोग कहें। सॉरी, नेटवर्क का इश्यू था तो मैं ही ड्रॉप ऑफ हो गया मीटिंग से। जी हाँ, सो मैं ये खाली एक रिक्वेस्ट कर रहा था बिफोर हम ये फ्लोर भी खोलते हैं, बाकी लोग भी आपसे इंटरेक्ट करना चाहे तो चैट पे जो मैसेजेस आप भी देख रहे होगे कि बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया कविता है एंड वेरी पावरफुल। सो वन ऑफ द थिंग्स यू शेयर्ड अर्लियर कि आप कुछ स्क्रीन शेयर करके, तो मैंने आपको को होस्ट भी बनाया है। ओ हाँ 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 अच्छा है, हाँ। अगर आपकी तैयारी हो तो, नहीं तो वी कैन। नहीं नहीं नहीं, आप यू कैन कंटिन्यू आस्किंग मी क्वेश्चंस, और हम तब तक ढूंढ लेते हैं स्क्रीन शेयर करके। सॉरी मेरे जहन से वो हो गया, लेकिन मेरे पास तब तस्वीरें हैं जो हम दिखा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो जूम का एक ऑप्शन होता है रेज हैंड का, तो जिस सीक्वेंस में जो हाथ उठाने वाला जो एक बटन होता है, अगर वो आपको पता है तो आप वो उठा सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले अनुश्रिब ने हाथ उठाया, तो इफ यू वांट टू गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड। अरे एक सेकंड, सवाल से पहले आई वांट टू शो यू द लखनऊ म्यूरल। दिस इज द म्यूरल जो हम, Yeah, it's in chalk. I've seen it. जी 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 एग्जैक्टली। सो यही म्यूरल है और इसके बगल में दोनों तरफ कविताएं लिखी हुई हैं उर्दू में। तो दिस इज द म्यूरल, जो मैं चाहूँ, जिसको चाहूँ, जैसे चाहूँ। और ये एक मतलब क्या बताएं कि एक कितना इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए चौक के इस चौराहे के ऊपर जाके
सवाल उठाना और इस कविता को लिखना। और ये कविता के बारे में हम बताते हैं, कविता हमने नहीं लिखी है, ये नज्म लिखी हुई है तमाम औरतें, मुसलमान औरतें जो इसका हिस्सा थी। हमने अकेले भी पेंट नहीं किया है, हमारे फेयरलेस कलेक्टिव के साथ साथ तमाम सरे राहगुजर और तमाम औरतें जो कि हमारे साथ शामिल थी, उन लोगों ने मिल के ये म्यूरल पेंट किया है अपने हाथों से। और ये कविताएं भी उनकी खुद की आशाएं थी जो उन्होंने पोएम के फॉर्म में लिखा है। मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव डन अलोन एट ऑल। तो आप सवाल पूछिए जब तक, और हम दूसरा म्यूरल तस्वीर ढूंढ के आपको दिखाते हैं। Yes, Anushri, you can go ahead now. आप म्यूट पे हैं अनुश्री। Thank you for sharing that, Sanika, and hello, everybody. It's a super basic question. When is the next session? अरे And where can we find the link? आई थिंक वो संभावना इंस्टीट्यूट आपको बताएंगे। But ये हो रहा है ना regularly? रेगुलरली हमारा हो रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, लेकिन अलग अलग स्पीकर्स और अलग अलग थीम्स के ऊपर एवरी वीकेंड वी आर डूइंग। बट डेफिनेटली जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, जब बिका को हमने उन्हें इनवाइट किया था एक वर्कशॉप के लिए, तो उस समय भी वो जुड़े थे। तो ये हमारा उनके साथ और इंस्टीट्यूट के साथ एक लंबा रिश्ता होगा। तो डेफिनेटली वी विल कीप कॉलिंग हर अगेन एंड अगेन। Thank you. नेहा, आपने अपना हाथ उठाया, तो इफ यू वुड लाइक टू अनम्यूट एंड गो अहेड, एंड देन काजल। हाय सबिका, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल रिसिटेशन। और मुझे ये पूछना था कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, फियरलेस कलेक्टिव कुछ कहा, टच कहा, तो कोई ऐसा ग्रुप या फिर प्रोजेक्ट है जहां हम अपनी जगह से ही जुड़ सकते हैं? क्योंकि अभी साथ मिलकर सड़कों पे आना तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो हम जहाँ हैं, जिन घरों में हैं, जिस स्पेस में हैं, हम वहां से किसी तरह से आपके साथ आ सकते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं? ये मेरा सवाल था। हाँ, तो हम एक इनिशिएटिव चलाते हैं, उसका नाम है सरे रागुजर पोएट्री ऑन द स्ट्रीट। सो सड़कों के ऊपर कविता करने का तो जरूरी नहीं है कि आप सड़क के ऊपर कविता करें, बल्कि आप सड़क के ऊपर कविता एक पेपर पे लिख के भी चिपका सकते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर। तो हाँ, आप बेशक हमसे जुड़ सकते हैं। ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये जिनते भी हमने सारे नाम नहीं, उन लोगों ने मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं एक साथ। तो आप हमारा ईमेल आईडी हम दे देंगे संभावना को, वो वहां से आप ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @बोलती औरत, तो आप वहां पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सबिका, थैंक यू सो मच। जी काजल, आप पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद वसंत कुमार जी। Hello, जी can you hear me, please? जी जी जी, we can hear you, yes. No, I just wonder, yeah, wonderful girl, very nice. Thank you. What do you plan to achieve from this? I want to achieve, I want, even if one person, when I perform poems on the streets, even if one person goes back home thinking that love needs to be the language of our existence in this country, that is more than enough for me. I don't have big, huge, great plans. As much as I dream, I want fascism to end. I want workers to get their rights. I want communalism to end. I want casteism to end, and systems of systemic oppression to be destroyed. But my aim when I go out on the streets is that when I create a mural, when I write poetry on the streets, I want people to feel safe, and I want people to rethink their ideologies, rethink their belief, and just carry love in their heart. That is the aim that I have, and it all sounds really ideal, but this is what I've grown up with. Wonderful. When I was young, I had the same feelings, and even now I continue to have. And I wish the youngsters, present day youngsters, are ready to accept such a challenge and join the mainstream like you, girl. All the best to you. Wonderful. Thank you.
थैंक यू वसंत। रिक्वेस्ट एवरीवन हु अनम्यूट्स, सवाल पूछने के लिए अगर आप अनम्यूट कर दो, फिर से आप अपना म्यूट कर दीजिए। Kajal, you had raised your hand and then Yeah. you want to go ahead. Yeah. So Sabika, what I want to say is, आपकी जो poetry है, it is, this is in all our thoughts, and you give words to it, and that really gives us goosebumps because the thoughts are there, but when you put them in words, they become a reality, and that's amazing. You're doing a great job. Thank you for your poetry. थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। मीन्स अरे कवि साहब कहते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है आपने, तो भाई वो तो पुदीने के झाड़ पे चढ़ जाता है। हम चढ़ गए पुदीने के झाड़ पे तारीफ सुन के। थैंक यू सो मच। और किसी को सवाल पूछने हैं? मुझे लग रहा है कि लोग वेट कर रहे हैं कि आप एक और कविता सुनाए। हाँ जी। चैट बॉक्स में वो भी आ रहा है मुझे मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस कि ठीक है ये सारे सवाल लेकिन पहले आपकी कविता हो जाए। ये हमने नज्म लिखी थी इस बात के ऊपर दैट हाउ जब आप कई बार ऐसा होता है दैट आप धरने पे बैठे होते हो तो आप अपने पर्सनल ग्रीफ को, अपने पर्सनल हार्ट ब्रेक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कम्युनिटी एंड बी विद द कम्युनिटी एट दैट मोमेंट। तो हमने कविता लिखी थी और हमने सोचा नहीं था कि लोगों को ये पसंद आएगी और यूं ही बस लिख दी थी किसी की बात सुन के। तो इस नज्म का नाम है आई कांट बी अ लवर राइट नाउ। और ये कुछ ऐसे है कि नहीं हम अभी तुम्हारे नहीं हो सकते, नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती मेरी प्यारी भूरी आंखों वाले माशूक, हम अभी आशिक नहीं बन सकते। हम कैसे तुम्हारे लिए प्यार भरी गजलें लिखें जब मेरी स्याही क्रोध से खौल रही है और मेरा कलम सिर्फ आजादी लिखना चाहता है। नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि याचिकाओं को लिखने में प्रेम पत्रों से ज्यादा लहू लगता है। नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, मैं कैसे तुम्हारी उंगलियों में उंगलियां उलझा कर बैठ जाऊं जब मुझे शाहीन बाग और घंटा घर की औरतों के हाथों में हाथ डालकर साथ देना है। मैं कैसे तुम्हारी हो जाऊं, मैं तुम्हारी बाहों की गर्मी को इनकलाब की रातों की ठंड से कैसे बदल दूं। नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि इस बात सिर्फ मेरे दिल और जज्बात नहीं, मेरी नागरिकता, मेरी कौम, मेरी आज़ादी दांव पे लगी है। तुम खुद बताओ, बदन पे लाठी के निशान, नील पड़े पांव, रज जगी आंखें, खाली पेट के साथ मैं कैसे तुमसे इश्क कर पाऊंगी, मैं कैसे तुम्हारी हो पाऊंगी। नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, ना ही तुम्हारे हिज्र में रो सकती हूँ, ना तुम्हारी याद मनाऊंगी क्योंकि शायद हर गम का एक सही वक्त, एक सही मौका होता है और आज अभी मुझे आंसू बहाने हैं अपनी मौत पर, अपने वजूद की मौत पर। नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। थैंक यू। बहुत खूब सबिका जी। ठीक है, अगर किसी को सवाल है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। राधा देवी ने काफी समय से पहले रेज हैंड किया था पर अभी शायद उनका ऑडियो ठीक नहीं है। बाहर बैठे हैं। हाँ जी। अगर किसी के पास तो एक मैं चैट भी देख रहा हूँ, इसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो एक सवाल जो पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक क्या कहते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, और जो थीम है अभी हमारा मतलब पब्लिक स्पेसेस एंड ऑल, तो उसमें भी किस तरीके से जो ओपन स्पेसेस को बंद करने का है, तो उसके बारे में अनिमेश पूछ रहे कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे वो पब्लिक लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। सी सेंट्रल विस्टा ऑफ कोर्स मतलब जब हम एक महामारी के साथ जूझ रहे हैं, जब एक इतना बड़ा पैंडेमिक हमारे सर के ऊपर है और इतने सारे लोग खत्म हो गए, कितनों ने अपनों को खो दिया,
उस टाइम के ऊपर इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाना, और सरकार के हर सिस्टम को, हर पिलर जो होता है एक कंट्री का, एक गवर्नेंस का जितने भी पिलर्स होते हैं, उन सबका इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना एक बहुत ही मतलब दर्दनाक बात है। इट इज रियली टेरिबल। और जिन लोगों ने याचिकाएं की उनके ऊपर मतलब फाइन लगाना, इट्स क्वाइट अ टेरिबल थिंग। बट वी एक्चुअली डोंट सी, जो लोग अभी आवाज नहीं उठा रहे उन्हें ये नहीं पता कि साथ में 3 इंस्टीट्यूट्स जो कि कोट एंड कोट नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और वो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब खत्म इन द सेंस के दिल बी डिसमेंटल्ड एंड रीमेड। और वो है, उनमें से है आर्ट नेशनल आर्काइव्स, हमारा मॉडर्न, हमारी आर्ट गैलरी, और हमारा नेशनल म्यूजियम। I mean, I personally don't care for these big institutes that reiterate certain oppression, certain marginalization, but the तकलीफ इस बात की है कि अगर जब ये म्यूजियम, ये हिस्ट्री, ये आर्ट को खत्म करेंगे या डिसमेंटल करेंगे, तो डर इस बात का है कि जो इसके ऊपर नया बनाएंगे वो एक नई हिस्ट्री कहीं ना हो, वो हिस्ट्री जिसका एजेंडा जालिम हमेशा से पुश करते आ रहे हैं। सो आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ द हिस्ट्री एंड द इमेज ऑफ द कंट्री that our future generations are going to see. So I'm really scared what is it that they are going to put up. तो इस बात का डर हमें बहुत ज़्यादा है। तो आपकी तरह हम भी am against this kind of a move to dismantle in a lot of ways, and लेकिन ये एक एक्सपोज भी कर रहा है जो लोग पावर में हैं उन लोगों को कि किस तरीके से they care more about these fancy spaces than they care about the people of the country. तो हाँ, it's तभी हिस्टोरिकली भी बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़े स्टैचूज हमेशा उन सरकारों ने ज्यादा बनाए हैं और उन राज्यों ने ज्यादा बनाए हैं जिनको जरूरत पड़ी है अपनी ताकत दिखाने की। तो हर कोई जालिम जब अपने आप को असर्ट करना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है, तो वो ये बड़ी बड़ी चीजें बौखला के बिल्ड करने लगता है। So this is what is happening, and I'm very scared of what is going to be built in the place of the National Museum and how are our archives going to be manipulated. So yeah. सभी का मुझे एक सवाल था, पिछली बार भी था, शायद मैं नहीं पूछ पाया था, या जब आप सड़कों पे पोइट्री रिसाइट करते हैं तो आपके मतलब अगर आप एक्सपीरियंस बता सके कि व्हाट आर, एक तो हो सकता है कि बहुत ही बुरा क्या हुआ है या बहुत ही अच्छा क्या हुआ है, लेकिन आपके लिए कौन सा यादगार रहा है जो रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम पीपल, क्या उसकी यादें है या क्या एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करना चाहें? एक बार ये हिंदुस्तान का मतलब नहीं है वाकया, ये एक बार हुआ यूं कि हम वहाँ थे एक ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ थे सिडनी में, और हुआ यूं कि किसी एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। अब हुआ यूं कि वहां पर फेरीज चलती हैं, उसके ऊपर ओशंस के ऊपर, मतलब उनके सी के ऊपर फेरीज चलती हैं, यहाँ से वहाँ वाटर टैक्सीज। तो वो कॉमन फेरी होती है और उसमें बहुत कई 100 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। तो हम उसमें बैठे हुए थे और ऊपर की तरफ बैठे हुए थे। शाम हो रही थी, हल्की सी चांद, मतलब शाम हो गई थी, हल्की सी, नया नया चांद ऊपर मतलब उसी वक्त आया था। एंड देन बहुत काफी लोग बैठे हुए थे उसमें, और मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम यहाँ पढ़ो ना कविता। तो उस पब्लिक फेरी में जहाँ पे इतने सारे लोग बैठे थे, हम खड़े हो गए बीच में उर्दू में कविता सुनाने के लिए। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट पीपल टू अपलॉड। हमने ट्रांसलेट भी किया ऑफ कोर्स वो पूरी कविता को, बट उसके बाद तक, मतलब फेरी से उतरने के बाद तक लोग हमसे बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे दैट व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये 2019 की बात है, फरवरी की। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया एट द मोमेंट। और लोग हमसे बहुत सारे सवालात पूछने लगे। सो इट रियली वो काफी यादगार रहा है। एक बार ऐसा हुआ था राजीव चौक में, मेट्रो गेट नंबर 8 के ऊपर हमने कविता पढ़ी, और हमारे साथ हमारी एक दोस्त थी जिसने उस कविता के ऊपर भरतनाट्यम किया। तो साथ में मिलके सड़क के ऊपर उन्हीं मुद्दों के ऊपर, और हमने सोचा था कि बस आधे घंटे हम लोग ये सब, आधे पौन घंटे हम लोग ये सब करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। मगर अब यकीन नहीं मानिए, शाम हो गई। हमने 5-6 बजे शुरू किया था और 9-10 बज गए, सिर्फ लोग आते जा रहे थे और हम लोग बातें करते जा रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे।
बस बातें कर रहे थे एक गोला बना के, और ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी कि हमने कॉल किया हो कि भाई हम यहाँ पे मिलने वाले हैं, लोग आ जाए, नहीं नहीं नहीं, पीपल वर जस्ट कमिंग एंड वी वर टॉकिंग, और वो कई घंटों तक हम लोग ऐसी बात करते गए जब तक हमारे मतलब इसमें जबड़े में दम रहा, तब तक हम लोग बस बोलते रहे. I've had one experience of threat, मतलब जब एक आदमी पुलिस वाले को बुला लाया था पब्लिक स्पेस में, तो then I got really scared. हम बहुत डर गए थे and didn't know what to do, but thankfully लोग थे ऑडियंस में जिन्होंने सपोर्ट किया. बट जितना वर्चुअली हेट मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर, उतना पब्लिक स्पेस में नहीं मिलता, is what I've noticed. सो इनका अनुश्रिप का एक क्वेश्चन है, पिगीबैक करना चाहती है. वो कहती है कि हाउ डज वन नो if one's writing is ripe enough to be exposing the public to it? No, your writing is always right if it is on the right side of the fight. आपकी हर कविता सच है और हक है अगर वो हक के साथ है और प्यार के साथ है. सो फॉर्म के बारे में फिक्र मत करिए. फॉर्म के बारे में ओल्ड वाइज मैन बैठे हुए हैं ऑफ उर्दू, ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री, जो आपको बताएंगे नो 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 नो, कविता ऐसे लिखो वैसे लिखो. डिपेंड्स कि अगर आपकी कविता का मकसद है प्यार, इनकलाब, तो बस बोल दीजिए. इट डजेंट मैटर हु थिंक्स इट इज गुड एंड हु थिंक्स इट्स नॉट. तमाम लोग बैठे हुए हैं ये बताने के लिए कि कविता कैसे लिखी जाए और कैसी ना लिखी जाए. बट अगर हमारी कविता का मकसद लिटरेचर पे कंट्रीब्यूट करने से ज्यादा रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करना है, then it doesn't matter how good or bad it is. It doesn't matter what others have to say about. Till the time we are not hurting sentiments, till the time we are not being ableist, casteist, misogynist in our poetry, till the time it is wholesome and it is full of love, words don't matter. किन जमानों में आप एक कविता लिख रहे हैं, that doesn't matter. What matters is that your poem is about love, and that is the language that needs to be written. And when I talk about love, I mean that love is an aggressive idea. Love is revolutionary. So love also means fighting for workers' rights. Love also means fighting against casteism. Love also means standing up against patriarchy. Love also means questioning the fascist state of affairs. Love also means sitting outside the parliament and reading your poetry out. So all of this is love. Love, by love, this is what I mean. Like it is aggressive. Love is aggressive. वसंत सर जी बताइए. हाँ जी प्लीज गो अहेड. मैं you can hear me, sir? जी we can hear you, Vasant ji. Okay. Love also is distributing COVID vaccines to everybody freely. Absolutely. My thing is, see what happened is in September 2019, this COVID came. And then it started growing unlimited. And by April, May, June, between January and April, May, June, many prime ministers, presidents and others got this kind of a sickness. And even before vaccines could come, these higher ups, VIPs, they got cured. They got back to their offices and were functioning, whereas dead bodies were being buried in the pits in an unceremonious way. How come these people, and what kind of a vaccine they got, what kind of treatment they? Doesn't it mean inequality everywhere? Even now, it is being sold. While polio drops are free, can't they make this vaccine free for all? Your opinion, please. I'm sorry, I'm going away from the Kavita. I also know, because I was in Kashmir for about 5 years, between 1965 and 69. And I used to attend Mushairas and all. I have also tried writing some poetry. Thank you, sir. Thank you. Absolutely. Everyone should have equal access to healthcare and equal and free access. That is what our fight is about. So thank you. Anushri wanted to say something. Haji, I think Anushri was just unmute and she came. No, that's all right. Haji, you want to go ahead, Anushri, for last comment, quick one?
before we move on to the next question? Just to, I guess, mention how well you seem to be dealing with the burnout, with the activist burnout. I'm sorry, my camera is off. There's a lot going on in the background, but how do you do that? And I'm coming from the place of having withdrawn from the NRC and CAA movement at its peak in January. I couldn't. So No, I can completely understand. And the movement hasn't ended. It is just, it is no longer on the streets. That's it. We are out there doing things together and questioning the status quo, and we'll keep questioning that. So, the movement hasn't ended. Shukriya, Sanika. सभी का एक आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद आपकी नज़म। हाँ जी जी, आखिरी नज़म। नहीं, पर एक आखिरी सवाल है। ईशा हमारे साथ जुड़ी है, वो कह रही है कि अंडर दिस वियर्ड regime as a woman, what makes you so fearless, and are you not scared considering your gender? I am. I think all of us are scared and we need to acknowledge के डर तो लगता ही है, लेकिन वो ऐड नहीं था, डर के आगे जीत है। तो हमारे डर के आगे जीत है। We need to be scared. We need to be very careful. I mean, scared कि हमसे ज्यादा ना वो हमसे डरते हैं। मतलब कि हमें जितना ज्यादा डर लगता है कि हमें जितना ज्यादा डर लगता है ना कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं हमारे अगेंस्ट, उतना ज्यादा वो हमसे डरते हैं कि ये क्या इजाद कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। दे आर मोर स्कैर्ड ऑफ अस। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक कौम को और उस कौम के लोगों को, हमारे अपनों को इतना ज्यादा हाशिए पे पुश कर देते हैं ना, तो फिर डर नहीं रह जाता। तो हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि my parents would have never stopped me from going to Shaheen Bagh or to Ghantaghat or any protest spot, because they know it is our reality and we have no other choice. So when as a Muslim woman, I have no other choice but to question, either accept the कि निस्तो नाबूद हो रही है हमारी कम्युनिटी को, ये खत्म करना चाह रहे हैं, और हाशिए पे पुश कर देना चाह रहे हैं, सेकंड क्लास सिटीजंस बना देना चाह रहे हैं। Either we accept that or we just go out in the street. Sometimes fearlessness is not a characteristic as much as it is a majburi. Fearlessness is our majburi. लेकिन हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि हम उनसे डरें, इससे ज्यादा वो हमसे डरते हैं। फासीवाद सबसे ज्यादा औरतों से डरता है, उससे भी ज्यादा बोलती हुई औरतों से डरता है, उससे भी ज्यादा बोलती हुई मुसलमान, दलित, आदिवासी और मेहनतकश औरतों से डरता है। एंड वी डोंट हैव टू एंड वी मस्ट नॉट एंड विल नॉट स्टॉप स्पीकिंग। ये तुम लोग आप हमें जेल में डाल सकते हैं, हमारे ख्वाबों और अल्फाज को थोड़ा ना जेल में डाल सकते हैं। तो दैट इज द रियलिटी। एंड आई थिंक कि हमें फियरलेसनेस और डर का सामना करना उनसे विरासत में मिला है, उन औरतों से जो हमसे पहले आई हैं, जिन्होंने हमसे पहले सवाल उठाए हैं और जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम सवाल उठाएं। Good evening. Hey Sachin. Yes, Sachin, go ahead. If you allow me, मुझे छोटी सी कविता गोरख पांडे की याद आ रही है, चूंकि सवाल डर पे है। तो if you allow me, I can quickly recite that. I think. Yes, please. वो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, पुलिस, फौज, गोला बारूद, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा डर है कि एक दिन हम उनसे डरना छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि डर का जो प्रश्न पूछा गया है वो बिल्कुल सही है। डरना तो चाहिए ही, क्योंकि डर ही हमको सचेत बनाता है। लेकिन जिनसे हम डर रहे हैं उनको सबसे बड़ा डर यही है कि एक दिन कमजोर, बेबस, निहत्थे, गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो उनके उस डर को हमने और बढ़ाते जाना है कहीं ना कहीं। थैंक यू। Thank you, Sachin. वो हमसे डरते हैं और उनको इस बात का भी डर है कि हम उनसे डरना छोड़ देंगे। एंड और कभी भी जब आप किसी को भाषा के ऊपर और वॉल के अगेंस्ट पुश करते हैं, दे स्टॉप बीइंग अफ्रेड एनीमोर। जब आप उनका वजूद उनसे ले लेंगे तो वो आपसे डरेंगे ही।
because they have nothing to मतलब lose anymore, everything has been taken from them. तो क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है और कोई भी किसी एक कवि को बहुत देर तक सुनना लोग नहीं पसंद करते हैं वैसे भी, so I'm going to just read the last poem which is about hope because I want to end on a note of hope. and इस नज़्म का नाम है इंशाल्लाह। ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये नज़्म इंस्पायर्ड है, मुतासिर है धनुषा लामरिस की सिमिलर कविता से। तो ये कुछ ऐसे है कि हर सुबह हमारी आंखें पसलियों के भारीपन से खुलती हैं। अपनी चिटकी पसलियों में 2 पेड़ लगाए हैं हमने, एक उम्मीद का, दूसरा नाउम्मीदी का। कभी इसमें पानी देते हैं, कभी उसको पानी देते हैं। उम्मीद आसान नहीं, उम्मीद न ज़माने के कवियों का पेशा नहीं, फ़कीरों की दुआ नहीं। उम्मीद मजदूरी है, उम्मीद पसीना, उम्मीद कुम्हलाए होठों का करीना। फर्श अज़ा पे बिछाए बहाए आंसू उम्मीद, इश्क़ बेकाबू उम्मीद। उम्मीद जली सड़कों पे सफाई, कलाकार की आधी कमाई। दिल में जो आग लगाई उम्मीद, जो जालिम के सीने में परचमे सरफरोशी गाड़ दे और जुल्म से लबरेज हर कानून फाड़ दे। उम्मीद के जोरो इनकलाब के उस पार मोहब्बत आसमां पे लिखी जाएगी। जुल्म और जफा को बेड़ी पहनाई जाएगी, खबरनामों में अखबार छपाई जाएगी। आवाज़ इश्क अजानों में घंटियों में सुनाई जाएगी। मगर इस दौरे फसाद नाउम्मीदी में उम्मीद को जगाए रखना, पलकों पे सजाए रखना आसान कहाँ है मौला, आसान कहाँ है मौला। मगर मेरी पसलियों से उगकर, हड्डियों में उलझकर, गर्दन चढ़कर उम्मीद का पेड़ कान में हल्के से फुसफुसाता है, सरगोशी करता है और कहता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है सभी का थैंक यू। और कोई सवाल? अच्छा एक और लास्ट ले लेते हैं क्योंकि देबलिया ने रेज किया हैंड। जी जी। तो हम आपको जाने नहीं देंगे इतना जल्दी। जी। Hello, am I audible? Yes. Hi, Sabika. Hi, Mohammed. How have you been? I hope all of you are fine and safe in these difficult times. Sabika, I just wanted to say that today listening to your poems was really, I really felt through your poems. And the moment you said that about your Instagram page, I followed the page as well to follow you. I just want to congratulate you, and I just want to say more power to you on the revolution that you are trying to bring through your poems and through these words. I don't know, like we're talking about this society, we're talking about caste system, and most important the gender aspects की हम बात करते हैं, patriarchal society की बात करते हैं। इस पे वही है कि हम change, we have those thoughts in our mind, we have that, but कहीं ना कहीं कहाँ से शुरुआत करें, कैसे उसको ले, कहीं ना कहीं वो एक रह जाता है। So I feel ये जो process है through your poetry, हम if not through poems, but kahin na kahin there should be a beginning of every such effort. So thanks, and and I'm really grateful to Sambhavna that they organized such a beautiful workshop. It was a pleasant to hear you, Sabika. Thanks a lot. थैंक यू सो मच देवली, एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हौसला अफजाई की। मेरी कविताओं का कोई मकसद और माने ही नहीं है अगर वो अगर आपको वो अच्छी ना लगे, अगर वो बदलाव लेकर ना आ सके, सो और अगर हिम्मत ना दे मतलब हर एक को। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। इट टेक्स अ लॉट टू लिसन टू जस्ट वन पर्सन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हर एक के जो इसमें शामिल हुआ, एंड खासकर संभावना इंस्टीट्यूट के फॉर मेकिंग मी डू दिस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी का, और संभावना की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आई जस्ट वांटेड टू एंड बाय सेइंग दिस कि जैसे आपने कहा कि अगर ये काम करने का क्या मकसद है, तो अगर एक even one person takes love in their heart and goes back, or even one person gets motivated for action, or so in my case I would say आपका जो last session था उसके बाद मुझे जो motivation मिला, क्योंकि मैं थोड़ा activism की तरफ तो हूँ, लेकिन cultural activism या artivism
मैं इतना ये नहीं हूँ, लेकिन आई गॉट रियली मोटिवेटेड टू राइट समथिंग। तो मैंने 3 लाइनें लिखी थी जो मैं अभी नहीं बोलूंगा। प्लीज बोलिए, प्लीज नहीं बोलिए। नहीं, अभी मैं मुझे याद भी नहीं है, बट हाँ मैंने लिखी है 3 लाइनें। और उसके बाद मैं कहीं अटक गया था, तो शायद ये सेशन के बाद मुझे फिर से वो मोटिवेशन पुश मिला कि वो उसको मैं थोड़ा कंप्लीशन की तरफ लेके जाऊँ। So I hope similarly everyone took motivation and inspiration from this session, and thank you once again for joining in. Thank you, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्ते। Sanjay wanted to say something. He's raised his hand. Yes, one thing. As an youngster, what is your appeal to the youngsters? कि हमारा कोई भी काम, हमारा कुछ भी पढ़ाई लिखाई करियर में कहीं पे भी किसी मुकाम पे पहुंचना किसी फायदे का नहीं है अगर हमारे आसपास के लोगों को अपने बेसिक राइट्स और बेसिक हक ना मिले हों. So it is very important to invest in our community and to ensure that when I uplift myself, I uplift others along with me. So that is my message to everyone, every person of my generation, that it is not never about you. It is always about your community and how much you can do for them. बहुत शुक्रिया. Very nice. Okay, शुक्रिया सभी का। We will end the meeting अभी। अगर किसी को कोई कमेंट या कुछ हो तो we'll keep the meeting on, आप चैट में लिख सकते हैं। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग we'll put it on YouTube and email everyone who had registered. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और आप फेसबुक के पोस्टर्स हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। तो शुक्रिया सभी का, आप ड्रॉप कर सकते हैं मीटिंग से, और हम शुक्रिया आदाब. फिर से इनवाइट करेंगे।